ये भी मैं ऐलान करता हूं कि मैं कराची आऊंगा। मैं डरने वालों में नहीं हूं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। परवेज मुशर्रफ साबिक सदर पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि 27 से 30 तारीख तक वो पाकिस्तान आएंगे और कराची में लैंड करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इन डेट्स में तो वो नहीं आएंगे। रहमान मलिक साहब ने भी कहा था कि अगर वो पाकिस्तान आए उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सेनेट ने करारदाद भी मंजूर कर ली और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी जिसकी तस्दीक नहीं हो सकी है कि ISI चीफ ने भी उनसे मुलाकात की थी और उनको मशवरा दिया था कि इस वक्त वो पाकिस्तान आए। तारिक अजीम साहब, वैसे तो तारीख पे थोड़ी लंबी बात हो गई है, लेकिन आपका साथ दिया है इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ने कि हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी, तो वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत आप जो है फिर भी मुशर्रफ के साथ इतना काम करते रहे इतने अरसे तक? देखिए जी, मैं तो अगर आप ये पर्सनल सी बात बन जाती है, मैं तो मुस्लिम लीग ही हूँ। मैं तो मुस्लिम लीग के उस पर, हालांकि मुस्लिम लीग स्प्लिट हो चुकी थी उस वक्त, मुस्लिम लीग के टिकट पे हम इलेक्ट हुए थे। अब एक पार्टी के जो है एज अ पार्टी डिसाइड करती है कि आपने किस तरीके से हुकूमत का हिस्सा बनना है। जैसे आज की पार्टीज़ जो हैं वो कहती हैं कि भाई हम जमहूरियत पसंद हैं, हम जमहूरियत के साथ चलेंगे, और जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है वो आप सबको इस बात का इल्म है। वही हालात कुछ उस वक्त भी ऐसे ही थे कि एक पार्टी के आप साथ हैं और पार्टी डिसाइड करती है कि वो जाना है हमने एक हुकूमत के साथ, तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक तो अल्टरनेटिव आपके पास होता है ये कि जी आप पता जब चले, लेकिन कब पता चलता है आपको? अगर आप डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, आपके साथ मिलके एक फ़ैसला होता है जिसमें आप एक हिस्सा होते हैं उस फैसले के, तो आप अपनी बात कर सकते हैं कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या आर्गूमेंट उसके ख़िलाफ़ पेश कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज भी नहीं होता, उस ज़माने में तो सर्टनली नहीं होता था। एक डिसीजन फ़ैसला हो जाता था, जैसे मैंने आपको NRO की मिसाल दी, जैसे मिसाल दी मियाँ साहब तो खैर उससे पहले हमारे ज्वाइन करने से पहले बहुत पहले चले गए थे सन 2000 में, और चूँकि मुझे पर्सनली कुछ चीज़ों का इल्म है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो 2002 के इलेक्शन के बाद जो भी हमारी जो आई कैबिनेट बनी या उसमें जो लोग शामिल थे, आज आप देखें उनमें से बेशतर जो हैं आपके 3 जो वज़रा हैं जो कि सीनियर तरीन हमारी वजारतें समझी जाती हैं, यानी कि फ़ॉरेन, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी वज़ीर ख़जाना, ये सारे के सारे उस हुकूमत में शामिल थे। आज वो इसी हुकूमत का हिस्सा हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उस वक्त शामिल थे, नहायत अहम ओहदों पे थे, लेकिन आज वो तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। तो ये एक पाकिस्तान की एक पॉलिटिक्स है जिसको आप डर्टी पॉलिटिक्स कह दें, या एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान स्टाइल कह सकते हैं आप उसको, कि लोगों को जो है जो होना चाहिए, यानी कि आप झगड़ा साहब से आज कहें कि जी आप एक पार्टी का हिस्सा हैं, और वहाँ पे जो भी वहाँ पे बैठ के जो भी वहाँ पे फैसले होते हैं, उन फैसलों के ऊपर जब बैठ के डिस्कशन होती है, अगर वे उसका हिस्सा ये नहीं होते, तब इनके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या ये छोड़ दें पार्टी कम्प्लीटली, या फिर है उसको एक्सेप्ट कर लें। अब ये क्या आप कह सकते हैं कि जी बाद में जब इनको पता चलता है तो नेचुरली ये अपना ऑब्जेक्शन उसमें लगाएंगे, कहेंगे कि जी मुझे पता नहीं, बताया नहीं, आपने डिसीजन ले लिया। लेकिन यहाँ पे फैसले अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब होते हैं तो मेजॉरिटी, मैं कहूँगा, एक कोर कमेटी होती है, जैसे आज कोर कमेटी है पीपल पार्टी की, जो फैसले करते हैं उसका फैसला दूसरे दिन तीसरे दिन अखबारात में आ जाता है। लेकिन जो दूसरे पीपल पार्टी के सीनियर लोग हैं, अगर आप उनसे ऑनेस्टली पूछें तो आपको बताएंगे उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या फैसले हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब भी मौजूद हैं। APML का बड़ा हिस्सा है, इस वक्त दुबई में है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सैफ साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। मुझे इजाज़त दें, 1 मिनट के लिए मैं आपको होल्ड पे रखूंगा। एक सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ हमारे मेहमान तारिक अजीम साहब से। तारिक अजीम साहब, ये जो करारदाद आई है, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपने सपोर्ट किया है, क्योंकि मूवर्स में तो आप लोग थे नहीं, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं इस करारदाद को? देखिए जी, हम तो सपोर्ट करते हैं कि जो है कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अब उसमें अगर आप आज प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब को सामने लेके आते हैं इसलिए कि एक नया इशू क्रिएट हो जाए और आवाम की जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाए इस हुकूमत की नाअहलियत, इसकी करप्शन पे, और दूसरे जो इस वक्त हमारे प्रॉब्लम्स हैं दरपेश है आवाम को, तो उस दिन भी यही हुआ कि रज़ा रब्बानी साहिब ने लास्ट मिनट पे एक प्रिंट की करारदाद उसको वेरियस लोगों के पास लेके गए, और उसको जाके, जिस वक्त मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 बंदे वहाँ से, मे बी मैक्सिमम 30 लोग प्रेजेंट होंगे सेनेट में, उनसे मंजूर करवा ली गई। ठीक है, जिसमें मेरा ख्याल है कि शायद 1-2 पार्टीज़ ने उस पर साइन भी नहीं किए। बहरहाल ये भी एक बड़ा अजीब इत्तेफाक था कि उस दिन
ना होना ये चाहिए कि किसी किस्म का रेजोल्यूशन जो है या कोई अमेंडमेंट है या किसी किस्म का एडजर्नमेंट मोशन है वो पहले ला के बताना चाहिए मेंबर्स को कि कल ये ऑर्डर ऑफ द हाउस पे पता होना चाहिए कि इस पर डिस्कशन होगी ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोग बना के आए। ऐसा नहीं हुआ, ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं आप साथ देंगे रूल ऑफ लॉ का, और अगर रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ मुकदमा चलने चाहिए, nobody तो आप सपोर्ट nobody is above the law जी, nobody is above the law, whether it's you, me, whether Prime Minister Gilani साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, I think everybody will agree with that. बैरिस्टर सैफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये बताएं कि क्या इस वक्त स्टेटस है? मुशर्रफ साहब 27 और 30 तारीख के दरमियान तो ऐसा लगता है नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन जी जहाँ तक आमद का ताल्लुक है उस हवाले से हमारी पार्टी की यहाँ पे जो सेंट्रल कमेटी है उसका इजलास दुबई में हो रहा है, अभी भी इजलास है और कल भी होगा, तो इसी में ही कोई फैसला होगा कि इस सिलसिले में क्या इक़दाम होना चाहिए और वापसी की तारीख के हवाले से जो भी हतमी ऐलान होगा वो भी हम कल के इजलास के बाद जो है वो मीडिया के सामने उसका इजहार करेंगे। इस सिलसिले में यकीनन पार्टी के बाज़ लोगों की ये राय है और बाज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब के दोस्तों की भी ये राय है कि वापसी का जो फैसला है 30 तारीख तक का उसको मौखर किया जाए। बाज़ सियासी वजूहात की बिना पे वो ये समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं होगा कि इस मौके पर उनको मुल्क नहीं जाना चाहिए और मुनासिब वक्त पे, यानी वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं, अनकरीब ही इंशाल्लाह, लेकिन उस हवाले से जो भी फैसला होगा तो उसका हम इंशाल्लाह ये वक्त मुनासिब, सैफ साहब ये वक्त मुनासिब नहीं है, इसका तयन किस तरीके से किया आपने? क्योंकि जलसा हो गया इतना बड़ा, उसमें ऐलान हो गया, फिर ये प्लान बना है कि आप कह रहे हैं कि कुछ मेंबर्स कह रहे हैं मौखर कर दें अपना प्लान, तो ये क्या सडनली ऐसा क्या तब्दीली आई है हालात में जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि जलसे में ऐलान हुआ था और कमिटमेंट के साथ हुआ था और पार्टी का बिल्कुल यही मौक़िफ़ भी था कि वापस आना चाहिए, लेकिन जलसा 8 जनवरी को कराची में हुआ जिसमें ये ऐलान हुआ और 9 जनवरी से फौरी तौर पर जो है अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ केसेस को उठाना शुरू किया और उनकी समाअत शुरू की, जिनमें मेमोगेट केस है, जिनमें NRO का केस है और बाकी केसेस। और आपको पता है कि 9 जनवरी के बाद से सुप्रीम कोर्ट की केसेस की समाअत की वजह से मुल्क की जो सियासी सूरत हाल थी उसमें काफ़ी तेज़ी से हलचल पैदा हुई और कुछ इस तरह का एक मतलब तनाजुर बना के जिसमें हुकूमत जो है वो एक डिफेंसिव पोजीशन पे चली गई और ख़ास तौर पर जितने भी हमारे पॉलिटिकल हरीफ हैं उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ भी शुरू हो गई और बज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा है कि शायद इनके आखिरी दिन जो हैं वो करीब आ गए हैं। तो इस सिलसिले में इस बदली हुई सियासी सूरत हाल में हमारी पार्टी के बाज़ लोगों का और बाज़ पार्टी के बाहर के दोस्तों का ये ख्याल था कि अगर इस वक्त ये पाकिस्तान आप आते हैं तो आपकी ज़ात को निशाना बनाकर हुकूमत कोशिश करेगी कि जो सियासी एक डेवलपमेंट हो रही है इसका रुख मोड़कर आपकी जानिब कर दिया जाए, तवज्जो हटाई जाए। जैसे अभी तारिक अजीम साहब ने मैं समझता हूँ बजा फरमाया कि ये जो करारदाद भी आई ये भी बेसिकली एक ऐसा इशू है, एक ऐसी हरकत है कि जिसके नतीजे में कोशिश ये की जा रही है कि अवाम की तवज्जो जो है एक इर्रेलेवेंट मसले की तरफ मोड़ ली जाए। हालांकि अगर रूल ऑफ लॉ की बात है और अगर आईन की पासदारी की बात है तो पहले तो सदर जरदारी साहब खुद पासदारी करते हुए पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दें, क्योंकि आईन उनको मना करता है 2 ओहदे रखने से। मुझे थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि मेमोगेट से इसका ताल्लुक क्या है। देखिए सियासत तो पाकिस्तान में हमेशा ऐसी ही होती है और अक्सर जो है हमने देखा है कि इशूज को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा महाज खोल दिया जाता है। मुशर्रफ साहब आज आए, कल आए, 6 महीने बाद आए, ये इशू तो सामने आएगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आए या PML लेके आए, ये तो फेस करना है आपने, तो अभी क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा मेमोगेट से क्या ताल्लुक है इसका। इशूज तो डाइवर्ट होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, शायद आप मेरी बात को शायद मैं बेहतर तौर पे अपनी बात की वजाहत नहीं कर सका। मैंने ये नहीं कहा कि मेमोगेट से मुशर्रफ साहब का कोई ताल्लुक है। मेमोगेट जो है उसमें उस केस के नतीजे में जब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को उठाया और कमीशन बनाया गया और उसके बाद दूसरा केस आया NRO का जिसमें वज़ीर आज़म को तलब किया गया कंटेम्प्ट के हवाले से, तो इसके नतीजे में एक सियासी सूरत हाल में तब्दीली जो है वो सामने आई और उस सूरत हाल में हमारा मौक़िफ़, बाज़ हमारे साथियों का मौक़िफ़ यह है कि इस तनाजुर में आप अगर जाएंगे तो आप हुकूमत की जो गिरती हुई साख है उसको आप एक किस्म का रिलीफ आपकी वजह से मिलेगा।
जाएगा, क्योंकि हुकूमत तवज्जो मबजूल करने की कोशिश करेगी आपके हवाले से इक़दाम करके। ये एक राय है, और इस राय पर बात जब चली तो उसके नतीजे में ये फैसला कि उनको 30 जनवरी तक आना चाहिए या ना आना चाहिए, इस पर असर नौ जो है वो गौर करने का मशवरा दिया गया। ये आपकी राय है, ये कुछ लोगों की राय है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है क्योंकि तमाम हरीफ तो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ भी रुख मोड़ा जा सकता है। खैर हम इस बहस में नहीं पड़ते। अब क्या इलेक्शन से पहले आने का इरादा है या फिर इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए ये डिले हो गया है अब? नहीं जी, जय मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि कोई इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिले नहीं हुआ। ये चंद एक मुख्तसर मुद्दत के लिए उनका ये विजिट जो है ये डिले करने पे गौर किया जा रहा है, लेकिन वो इलेक्शन से पहले का तो उनका पहले से ऐलान मौजूद है कि वो आएंगे और ज़रूर आएंगे, और इलेक्शन में पार्टी जो है वो हिस्सा लेगी और परवेज़ मुशर्रफ साहब ही की क़यादत में हिस्सा लेगी, और इंशाअल्लाह इलेक्शन का जब भी ऐलान होगा आएंगे। और एक चीज़ जो मैं जिसकी तवज्जो उससे आपकी मबजूल कराना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की, असल में वजह ये नहीं है कि इन केसेस की वजह से या इन चीज़ों की वजह से कोई डर या खौफ की वजह से फैसला बदलना पड़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब 8 जनवरी को यह ऐलान किया था वापसी का, तो ये केसेस उस वक्त भी मौजूद थे। अगर इन केसेस के डर की वजह से बात होती तो फिर आने का ऐलान ही ना किया जाता। अच्छा ठीक है, दो सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगा। सियासी, आप ठीक कह रहे हैं कि 8 तारीख को भी ये मुकदमात का जिक्र हो सकता था और 8 तारीख को आपने ऐलान किया, तब भी ये केसेस उनके सामने खड़े हुए थे। दो बातें हो रही थी, एक तो ये कि शायद वो कहीं से इंटरनेशनल गारंटी लेके आएंगे, उनका सऊदीया भी एक विजिट ड्यू था, क्या वहां पे गारंटी शारंटी नहीं मिली, ये कोई इशू है? और दूसरी चीज जो इस प्रोग्राम के आगाज में हमने डिस्कस की वो ये है कि ISI चीफ से उनकी एक खुफिया मुलाकात हुई है जिसमें मशवरा दिया गया है। इस खबर की तस्दीक कहीं से नहीं आई, आप तस्दीक करते हैं? देखिए जी, जहाँ तक सऊदी अरब वगैरह का ताल्लुक है, उनका ये दौरा बहुत पहले से तय था। इस सिलसिले में पहले तो उन्होंने उर्दन जाना था, उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात थी जो हो गई, सऊदी अरब के बाद लोगों से मुलाकात थी वो हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गारंटियां लेने गए थे, गारंटीज का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही सियासत में इस तरह की कोई गारंटियां जो हैं वो हासिल करने की वजह से कोई री एंट्री करता है पॉलिटिक्स में। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक ये क्या कहते हैं पाकिस्तान की सियासत में आने का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा, ये पहले से शेड्यूल दौरा था, और गारंटियां अगर लेनी होती तो पहले लेके ऐलान करते। गारंटी ऐलान करने के बाद दौरा करने का जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं है, और इसमें कोई लॉजिक अच्छा, नहीं। मुझे ब्रेक पर जाना है, दौरा इस वजह से कैंसिल किया गया। ब्रेक पर जाना है तो जल्दी से मुझे बता दें ISI चीफ वाली बात। जी, ISI चीफ से क्या मुलाकात हुई और उन्होंने मशवरा दिया? जी देखिए जी, ऐसा कोई मशवरा हमें किसी ने नहीं दिया, ना ही कोई मुलाकात हुई है, और ना ही उस मुलाकात के हवाले से जो है हमें कोई मतलब मैं कोई वसूख से कोई बात कर सकता हूँ। मेरे इल्म के मुताबिक और मेरे मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना ही उन्होंने हमें कोई इस तरह का मुल्क में आने का या ना आने का मशवरा दिया है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, अपने तीनों मेहमानों से हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।